Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel, Net Seva. It's a tutorial channel. Today topic is structure of C program. स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पहले ही बोल चुका हूँ कि जब मैंने आपको सी के फीचर बताए थे तो आपको बोला था सी इज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स इसके अंदर जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो होता है कमेंट सेक्शन, या इसको हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी बोलते हैं। कमेंट सेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मेन मोटो यही है कि अगर कोई भी यूज़र यूज़र यहाँ पे सभी प्रोग्रामर होंगे, ये ध्यान रखना। जब भी मैं यूज़र बोलता हूँ तो इट मीन्स प्रोग्रामर। कोई भी प्रोग्रामर यहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम बनाता है तो अपने प्रोग्राम के साथ कुछ हिंट लिखता है, कुछ कमेंट्स डालता है। ये कमेंट्स फ्यूचर में जब कोई नया प्रोग्रामर उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो उसको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कोडिंग किस पर्पज़ के लिए की है। उसको एक आइडिया मिल जाता है और उस आइडिया से वो आगे उस प्रोजेक्ट को आगे अपग्रेड करता रहता है। अदरवाइज उसको लाइन अप करने में, इस कोड को पूरे को समझने में काफ़ी टाइम लगता है, और इन डॉक्यूमेंटेशन के हेल्प से वो फास्टली उस प्रोग्राम को आगे बना सकता है, अपडेट कर सकता है, मेंटेनेंस में उसको इजी हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन का अगर आप इजीली एग्जांपल अपनी लाइफ में, जनरल लाइफ में देखना चाहते हो, तो जब भी आप कोई नया अप्लायंसेस लेके आते हो, कोई टीवी लेके आते हो, उसके साथ यूज़र मैनुअल होता है। यूज़र मैनुअल आपकी हेल्प करता है कि इस प्रोडक्ट को आपने कैसे यूज़ करना है। सेम जो ये कमेंट्स होते हैं ये आप प्रोग्रामर को वैसे ही हेल्प करते हैं जैसे कि कोई नई डिवाइस लेके आते हैं और उसके साथ यूज़र मैनुअल होता है। कमेंट्स में दो तरह के कमेंट्स होते हैं हमारे। अगर कोई हम कमेंट्स डाल रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट के बाद, लास्ट में हम कमेंट्स डाल रहे हैं, अगर कमेंट्स के अंदर वर्ड्स इतने हैं कि वो एक ही लाइन में हमारा कवर हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट्स। मीन्स एक लाइन में हम जो भी कुछ लिखना चाहते थे वो एक लाइन में आ गया, तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। और सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हमारे पास जो सिंबल या ऑपरेटर यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, डबल स्लैश। डबल स्लैश के बाद कुछ भी हम आपको यहाँ पे हम लिख देंगे तो उसे कंपाइलर रीड या कंपाइल नहीं करता, उसके लिए ये कोई चीज़ है ही नहीं। इट मीन्स कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, कैसे मर्जी लिख सकते हो, कंपाइलर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो कमेंट्स किस लिए, सिंगल लाइन कमेंट्स। अगर बाय चांस हमने कोई कमेंट्स लिखना है, वो एक दो तीन मल्टीपल लाइंस में कवर हो रहा है, मीन्स जब उसको टाइप कर रहे हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो सिंगल सिंगल लाइन के मल्टीपल हमें क्या करने पड़ेंगे, डबल स्लैश कमेंट्स लेने पड़ेंगे, या फिर मैं क्या करूंगा, स्लैश मेरा कमेंट्स। और जब मेरे को लगे कि भाई यहाँ पे मेरा कमेंट्स खत्म हो जाता है तो हम स्टार स्लैश करेंगे। तो ये कौन सा कमेंट्स हो गया, मल्टी लाइन कमेंट्स। और इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश नाम का, राइट। आगे चलते हैं, प्री प्रोसेसर सेक्शन, या इसको हम लिंक सेक्शन भी बोलते हैं। लिंक सेक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक सी की लाइब्रेरी है, सी की लाइब्रेरी में हमारे पास मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, वो फंक्शन जो सी लैंग्वेज ने आपको लाइब्रेरी में स्टोर करके दे रखे हैं। उन लाइब्रेरी, ये फंक्शंस कहाँ स्टोर होते हैं, लाइब्रेरी में ही। लाइब्रेरी की एक फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं हेडर फाइल्स, ये हेडर फाइल्स में स्टोर होते हैं। जिस भी हेडर फाइल्स को आप इंक्लूड करोगे उसके बने बनाए फंक्शंस आपके प्रोग्राम में कॉल होने शुरू हो जाएंगे। कॉल इन द सेंस एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे, मीन्स उन फंक्शन को यूज करके उनकी एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। कभी भी आपने जब भी प्रोग्राम बनाया होगा या कभी देखा होगा तो आपके पास ये स्टेटमेंट होती है, हैश इंक्लूड stdio.h। दिस इज द लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर इस हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देता है, इसकी फंक्शनैलिटी को इंक्लूड कर देता है। इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी होती है, हेडर फाइल्स कंटेन्स मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल
बिल्ट इन फंक्शंस। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस है हमारे प्रोग्राम में यूज होने शुरू हो जाएंगे। तो एसटीडी इनपुट आउटपुट के दो बिल्ट इन फंक्शन हैं जो हम यूजली यूज करते हैं। पहला है प्रिंटफ, दूसरा है स्कैनफ। जो ये ब्रैकेट है, अगर किसी वर्ड के साथ ये वाली जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, अगर ये आती है तो इट मींस इसको हम प्रिंटफ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रिंटफ फंक्शन। जिसके साथ भी ये ब्रैकेट आ जाएगी वो क्या है, फंक्शन है। तो हमारी इस लिंक सेक्शन से ये वाली हेडर फाइल्स हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाएगी और इसके जो बने बनाए बिल्ट इन फंक्शन है वो हम इजिली यूज कर पाएंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है इसको बोलते हैं डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन किस लिए होता है, कोई भी सिंबॉलिक कांस्टेंट अगर आपको बनाना है तो आप कौन से सेक्शन बनाएंगे, डेफिनेशन सेक्शन में। जब भी ये भी एक प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है, यहाँ पे इससे पहले भी हमने प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट करी थी। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो पहले से ही प्रोसेस्ड होती हैं। ये स्पीड मतलब जो ये एग्जीक्यूट होती हैं तो फास्टली एग्जीक्यूट होती हैं। तो कोई भी सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाना हो तो आप डेफिनेशन सेक्शन में बनाओगे। जब भी आप सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाओगे आपको यूज करना पड़ता है हैश सिंबल और एक कीवर्ड आता है डिफाइन। कौन सा कीवर्ड आता है, डिफाइन। जब भी कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछ ले डिफाइन कीवर्ड किस लिए यूज होता है, डिफाइन कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट द सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट की एक कन्वेंशन होती है कि सिंबॉलिक कांस्टेंट हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और इसकी जो वैल्यू होती है उसके साथ इक्वल टू नहीं लगा होता, स्पेस छोड़ के इसकी वैल्यू को लिखा जाता है। ये मैंने बनाया पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। तो ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या कहता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट वेयर द वैल्यू ऑफ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड विद इट्स डेफिनेशन। टाइम पे पाई की वैल्यू, पाई की जगह जो अपने सिंबॉलिक कांस्टेंट है ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, इससे। क्योंकि ये थोड़ा सा स्पीडली एग्जीक्यूट होता है क्योंकि ये प्री प्रोसेस्ड है। तो कई बार क्या होता है, जब आपको पता है कि कोई वेरिएबल अगर बार बार यूज होगा, उसकी वैल्यू बार बार यूज होगी, तो उसको एज ए नॉर्मल वेरिएबल या नॉर्मल कांस्टेंट ना बना के उसको हम क्या बना सकते हैं, ऊपर सिंबॉलिक कांस्टेंट बना सकते हैं जो कि फास्ट एग्जीक्यूट होता है, राइट। अब थर्ड चलते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल की भी डिफरेंट टाइप होती है जो कि आपको आगे सुनने को मिलेगी। एक वेरिएबल्स होता है जो एक फंक्शन के अंदर बनाएंगे और फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, या किसी ब्लॉक के अंदर बनाएंगे। ब्लॉक का मतलब होता है ये किसी का भी ब्लॉक हो सकता है, फॉर लूप का ब्लॉक हो सकता है, किसी फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है। अगर हम इसके अंदर कोई वेरिएबल बनाएंगे तो कुछ भी उस वेरिएबल के साथ कोई प्रिंट की वैल्यू करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो वो इसी के अंदर ही अवेलेबल होगा। अगर कोई वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया इंट एक्स और उसके अंदर 5 वैल्यू दी और ब्लॉक के बाहर आके मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा वेरिएबल जो हर एक प्रोग्राम के हर एक फंक्शन से, हर एक कॉर्नर से एक्सेसिबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम द होल प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम से एक्सेसिबल होता है। ऐसे वेरिएबल्स को हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं, डेफिनेशन सेक्शन के बाद। इसकी डिक्लेरेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सिंपल ही है। अगर आप जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंट एक्स, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, राइट। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। मेन फंक्शन इज यूनिक एंड it tells the compiler from where the execution will start। यही है कि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, ये आपको मेन फंक्शन बताता है। इट मींस मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि मेन ही फंक्शन है जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कहां से अब आपको कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद कौन सी को करना है। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन कौन देता है, मेन फंक्शन। आपके इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट मींस
आपको कौन कौन से वेरिएबल लेने हैं, उसको वेरिएबल्स लेने के बाद उनके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, फिर एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, कुछ भी करना है, फॉर लूप लगाना है, कुछ भी अगर आपको करना है तो वो सारी एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है, राइट। यहां तक हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब लास्ट में आता है सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम का मतलब हमारे और फंक्शन जो हमने बनाए हैं वो हमारी यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मैंने पहले भी बोला था वी आर प्रोग्रामर, तो अगर हम कोई लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, हम यूजर हैं बट हम प्रोग्रामर ही माने जाएंगे, राइट। तो प्रोग्रामर ने अपनी यूज राइक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पता नहीं कितने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए होंगे, वो सारे के सारे फंक्शंस हम मेन फंक्शंस के बाद डिफाइन करते हैं, राइट। ये सी का स्ट्रक्चर था, ये सी का प्रोग्राम है। मतलब स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूं जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। देखो, सी प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू ऑफ सिंबॉलिक कांस्टेंट। अब देखो, अगर ये सिंगल लाइन कमेंट्स है, अगर ये एक ही लाइन में आ जाता तो सिंगल लाइन कमेंट्स मेरा काम चल जाता, बट ये पूरा का पूरा कमेंट्स यहां खत्म होता है तो मेरा सिंगल लाइन कमेंट्स नहीं चलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टी लाइन कमेंट्स लेना पड़ेगा। जहां मेरा ये खत्म हुआ है तो वहां स्टार स्लैश करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये मल्टी लाइन था तो मुझे ये वाला यूज करना पड़ा, अगर सिंगल लाइन में होता तो स्लैश यूज कर लेता, डबल स्लैश। आगे चलते हैं। ये मेरा कौन सा सेक्शन है, ये लिंक सेक्शन है, तो मैं यहाँ कमेंट्स डाल के लिख सकता हूं लिंक सेक्शन, राइट। इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी और इसके प्रिंट है वो स्कैनफ फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूं। हैश डिफाइन पाई, ये डेफिनेशन सेक्शन है, कमेंट डाल के मैं लिख सकता हूं डेफिनेशन सेक्शन। पाई 3.14, जहां भी पाई लिखा होगा प्रोग्राम में वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3.14 से। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल की मुझे अभी यहां रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो इसलिए मैंने ग्लोबल वेरिएबल यहां डिक्लेयर नहीं किया। उसके बाद मेरा मेन फंक्शन आना था। मेन जो सी के अंदर होता है वो वॉइड होता है। वॉइड का मतलब होता है कि भाई मेन फंक्शन के ब्लॉक में कोई रिटर्न नाम से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। अगर वॉइड नहीं हुआ, कुछ और कोई डाटा टाइप हुआ, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ रिटर्न की स्टेटमेंट आएगी। इतना समझो, ज्यादा नहीं। तो मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में मैंने इस हेडर फाइल का printf फंक्शन यूज कर लिया। printf फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू ऑफ पाई इज %f। डबल कोट्स में जो भी होता है वो जस्ट एक मैसेज के तौर पे कंसोल पे चला जाएगा। पर एक ध्यान देना होगा, यहाँ पे %f, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो किस फॉर्मेट की है, फ्लोट है या इंटीजर है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट वैल्यू है या विदाउट डेसिमल। इंटीजर का मतलब होता है विदाउट डेसिमल। तो मुझे यहाँ %f फ्लोट के लिए करना पड़ेगा, %d अगर कोई इंटीजर वैल्यू के लिए है। तो क्योंकि पाई 3.14 है तो मैंने यहाँ f ले लिया, और यहाँ पे मैंने कैपिटल PI है तो ये मैंने सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज कर लिया। इससे क्या होगा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर क्या होगा, एग्जीक्यूट करने के लिए सीधा मेन फंक्शन के पास आएगा और मेन फंक्शन की पहली लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। पाई की वैल्यू पहले ऑलरेडी डिफाइन है, ये तुरंत एग्जीक्यूट होके यहाँ पे 3.14 आ जाएगा, जो कि हमारे मॉनिटर पे मींस कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, सी का स्ट्रक्चर समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।